नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। बुलेटिन में सबसे पहले बात छात्रों के लिए खुशखबरी की। बिहार में आज से खुल रहे हैं स्कूल। आपको बता दें 6ठी से 8वीं तक की क्लास अब लगेगी। 50% छात्रों को स्कूल आने की अनुमति दी गई है। तय नियमों का इस दौरान पालन करना होगा, यानी कि जो कोविड को लेकर नियम तय किए गए उन नियमों को पालन करना होगा छात्रों को। और अब 6ठी से लेकर 8वीं तक के छात्र स्कूल आ सकते हैं, उनकी पढ़ाई शुरू की जाएगी। 50% छात्रों को अनुमति दी जाएगी। तो नियमों का पालन करना होगा। सभी शिक्षकों को स्कूल आना अनिवार्य है। और आपको बता दें कि जीविका की ओर से भी बच्चों को मास्क दिया जाएगा। स्कूल में डिजिटल थर्मामीटर की व्यवस्था रहेगी, जिससे उनका जांच किया जाएगा। सैनिटाइजर और साबुन की व्यवस्था भी की जाएगी। और अब पीएमसीएच हाईटेक बनेगा। सीएम नीतीश कुमार आज शिलान्यास करेंगे। अस्पताल को विकसित करने की परियोजना का सीएम नीतीश कुमार शिलान्यास करेंगे। 5,500 करोड़ की लागत से इस अस्पताल का विकास होगा। एयर एम्बुलेंस के लिए हेलीपैड बनाया जाएगा। इसके साथ ही तमाम वो सुविधाएं होंगी। 500 बेड वाले आईसीयू का निर्माण भी होगा, यानी कि 500 आईसीयू की व्यवस्था होगी। एक तस्वीर आप देखिए, इस तरीके का अब दिखेगा पीएमसीएच, यानी कि इसे हाईटेक अस्पताल बनाने की योजना है। अब पीएमसीएच में हेलीपैड बनाया जाएगा ताकि एयर एम्बुलेंस की सुविधा हो। बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच के वर्ल्ड क्लास बनने का सपना अब साकार होने वाला है। सीएम नीतीश कुमार पुनर्विकसित परियोजना का शिलान्यास करेंगे, जिसको लेकर देख सकते हैं कि लगातार तैयारियां चल रही है। रात का वक्त है और मंच तैयार किया जा रहा है। देख सकते हैं कि शिलान्यास होना है और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के साथ साथ बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, दोनों उप मुख्यमंत्री यानी तारकिशोर प्रसाद के साथ रेणु देवी भी यहां मौजूद रहेंगी। और ये मंच तैयार किया गया है। देख सकते हैं कि भव्य कार्यक्रम है। लंबे समय से इंतजार चल रहा था, चूंकि प्रोजेक्ट तैयार होने के बाद लगातार ये कयास लगाया जा रहा था कि शिलान्यास होगा, यानी 2021 का फरवरी माह तय किया गया। 5540 करोड़ की लागत से यह वर्ल्ड क्लास अस्पताल तैयार होगा, जिसमें अत्याधुनिक संसाधनों के साथ साथ कैंपस में ही एयर एम्बुलेंस के लिए हेलीपैड तक तैयार किए जाएंगे। साथ ही 500 बेड का आईसीयू भी तैयार होगा। अस्पताल प्रशासन का दावा है, साथ ही स्वास्थ्य विभाग का भी दावा है कि अगले 7 साल में वर्ल्ड क्लास अस्पताल तैयार हो जाएगा, जिसके बाद जो बिहार के जो लोग हैं उन्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और बिहार में ही सभी साधारण से लेकर गंभीर बीमारियों का इलाज हो सकेगा। जाहिर है इंतजार अब खत्म होने वाला है। सीएम शिलान्यास करेंगे। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। अगली खबर का रुख करते हैं। इंडिगो के स्टेशन मैनेजर रुपेश सिंह की पत्नी और भाई ने सीएम आवास जाकर मुख्यमंत्री से मुलाकात की। उन्होंने सीएम से न्याय की गुहार लगाई है और इस मामले का स्पीडी ट्रायल कराने की मांग की है। रुपेश सिंह के भाई नंदेश्वर सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री ने उन्हें पूरा भरोसा दिलाया है। जिस वक्त रुपेश के परिजन सीएम से मिल रहे थे, उस वक्त पटना के एसएसपी और डीजीपी भी वहां मौजूद थे। रुपेश सिंह की हत्या 12 जनवरी को हुई थी। पुलिस ने रोड रेज में हत्या की बात कहते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, लेकिन रुपेश सिंह के परिजन पुलिस की थ्योरी से सहमत नहीं है। सिंह साहब से मुलाकात करने के लिए गए थे। हम लोग अपने न्याय के गुहार लगाए थे। रुपेश सिंह के धर्मपत्नी भी थी साथ में, उनके बड़े भाई साथ में थे, उनके बेटा थे, बेटी थी। हम लोग जाकर सीएम साहब से न्याय के लिए गुहार लगाए हैं। अपराधी को सख्त से सख्त सजा मिलना चाहिए। जो भी अपराधी हो, चाहे ऊंचे कद का हो या नीचे कद का हो, और जितना जल्दी हो कि इसमें स्पीडी ट्रायल होकर चार्ज करके और उसमें फांसी की सज़ा उसको होनी चाहिए। सीएम साहब से आश्वासन मिला है और डीजीपी साहब भी वहाँ थे, एसएसपी साहब भी थे। बोला गया है और रोड रेज वाली जो बात है उसमें हम बोले हैं कि सर इतनी बड़ी घटना और इतनी छोटी बात हमको नहीं पच रहा है। और सर ये एक रोड रेज में रुपेश जी ऐसे इंसान थे जो कि आज तक उनसे किसी से कोई बात ही नहीं हुई। और जो अपराधी बयान अपना दिया है कि रोड रेज के लिए हम हत्या कर दिए,
ये बात सर नहीं पच रही है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात है। सर इसका न्यायिक जांच कराया जाए, इसका अनुसंधान कराया जाए और जो भी इसमें अपराधी हो उसको कठोर से कठोर सजा दिया जाए। उसको फांसी के तक सीएम साहब का आश्वासन मिला है, डीजीपी साहब का आश्वासन मिला है और एसएसपी साहब का भी आश्वासन मिला है कि इसमें जांच चल रहा है, अनुसंधान चल रहा है, जो भी अपराधी होगा उसको रक्षा नहीं जाएगा। ऐसे हमको न्याय मिले या पटना पुलिस से न्याय मिले, हमको तो न्याय चाहिए। हम न्याय के लिए ये किए हैं, सीएम साहब से गुहार लगाए हैं। समस्तीपुर में अपराधियों ने एक दिव्यांग की गोली मारकर हत्या कर दी। दलसिंह सराय के चक बहाउद्दीन मंगल हाट के पास बाइक पर सवार बदमाशों ने कार्तिक रजक को गोली मार दी, जिसके बाद उसे अनुमंडल अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृत एक दुकान में नौकरी करता था और दुकान से लौटने के दौरान ही बदमाशों ने उसे अपना निशाना बनाया। पुलिस ने जल्द ही हत्यारों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। उधर से आ रहे थे जटाई चौक पर से, ठीक है। वो हम सोचे कि वो 3 आदमी खड़ा पेशाब कर रहा है, ठीक है। तो वो जब आगे में आए ना तो हाथ दिखाने तो हम गाड़ी स्लो कर दिए। उसके बाद वो बंदूक तीनों निकाल लिए, दो बंदूक निकाल लिया, ठीक है। तो हम गाड़ी रोक कर दिए, जब गोली चला दिया तब हम भागने की कोशिश किए तो गोली लग गई। गांव के कार्तिक रजक अपने गांव के टुनटुन शर्मा के साथ बेला में से आ रहे थे। शाम में लगभग 6:30 बजे उनको गोली मारी अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा। तो पुलिस इस पर अनुसंधान कर रही है, जिसमें इनकी गोली लगने से मृत्यु हो गई है। बिहार में बेखौफ लुटेरों से स्वर्ण कारोबारी डरे सहमे हुए हैं। कभी बंदूक की नोक पर तो कभी बंधक बनाकर कारोबारियों को लूटा जा रहा है। डरे सहमे कारोबारी आर्म्स लाइसेंस की मांग कर रहे हैं ताकि लुटेरों से मुकाबला कर सके। ये रिपोर्ट देखिए। दहशत में स्वर्ण कारोबारी, शहर शहर लूट से परेशान। बिहार में स्वर्ण कारोबारी दहशत में है। आए दिन लूटपाट से स्वर्ण कारोबारियों में डर का माहौल है। भागलपुर लूटकांड ने एक बार फिर गोल्ड से जुड़े बिजनेसमैन को डरा दिया है। ऐसे में बिहार स्वर्ण संघ आर्म्स लाइसेंस की मांग कर रहा है ताकि वक्त आने पर लुटेरों से मुकाबला किया जा सके। हम बार बार मांग करते हैं जो सक्षम व्यवसायी हैं उनको हथियार का लाइसेंस दिया जाए, लेकिन वो अभी सुनने को तैयार नहीं है। जब कोई मांग डीएम के यहाँ साहब के यहाँ एसपी साहब के यहाँ किया जाता है तो एक प्रक्रिया पूरा कर देते हैं कि हाँ ऐसे होगा ऐसे, लेकिन कभी भी इसको अमली जामा नहीं पहनाया गया। वहीं आईपीएस और डीजी के पद से रिटायर्ड पुलिस अधिकारी एसके भारद्वाज की दलील है कि स्वर्ण कारोबारी सॉफ्ट टारगेट होते हैं। लुटेरे ग्राहक बनकर आते हैं और आसानी से लूट को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। और वो लोग ग्राहक बन के आते हैं या फिर रैकी करते हैं, कई दिन तक रैकी करने के बाद ही वो इस तरह की लूट को अंजाम देते हैं। उनको क्योंकि सोने में ज़्यादा वजन नहीं है, अगर मान लीजिए उतने राशि के नोट लूट करके ले जाएंगे तो उसमें ज़्यादा वजन होगा, ज़्यादा बड़ा होगा, तो सोना लूटना उनके लिए कम वजन लेकर के मोटरसाइकिल में भाग सकते हैं। पिछले 1 साल में अलग अलग शहरों में हथियार के नोक पर सोने की लूट हुई है। कुछ बड़ी वारदात की फहरिस्त देख लीजिए। 6 फरवरी 2019 को मुजफ्फरपुर में 10 करोड़ के सोने की लूट। 21 जनवरी 2019 को पटना में दीघा आशियाना मोड़ पर 5 करोड़ के गहने की लूट। 12 नवंबर 2019 को बेगूसराय में करीब 5 करोड़ के गोल्ड पर हादसा। 23 नवंबर 2019 को मुथूट फाइनेंस से 55 किलो सोने की लूट। 9 दिसंबर 2020 को दरभंगा में दगरू सेठ की दुकान से करोड़ों की लूट। 6 फरवरी 2021 को भागलपुर में 90 लाख के गहने की लूट। बिहार में एक के बाद एक सोना लूटकांड से कारोबारी दहशत में हैं। हर वारदात के सुरक्षा का सवाल गहराता जा रहा है। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। अगली खबर मुजफ्फरपुर से, जहां सैनिक स्कूल जांच परीक्षा में एक सेंटर पर जमकर हंगामा हुआ। परीक्षार्थी और उसके परिजनों ने नकल कराने का आरोप लगाया। परीक्षार्थियों का कहना था कि हॉल नंबर 14 में एक व्यक्ति घुसकर नकल करा रहा था और इस हॉल में सीसीटीवी कैमरा भी नहीं लगा था। एक छात्रा का यह भी आरोप है कि ओएमआर शीट बदला गया। हंगामे के बाद मौके पर पुलिस पहुंची। सैनिक स्कूल की 5वीं और 6ठी क्लास में एडमिशन के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से यह परीक्षा ली गई थी।
परीक्षार्थियों ने एनटीए के ऑब्जर्वर पर भी मिली भगत का आरोप लगाया। मेरे साथ मेरा रोल नंबर गलती कर दिया गया। जो भी हम टीचर को नहीं जानते, उसके बाद आके क्लास में एक बच्चे को चीटिंग करा दिया गया। इसका मतलब क्या? वो बच्चा तो चीटिंग करके 300 नंबर्स लाएगा, जो बच्चा पढ़कर 290 नंबर लाएगा वो तो चला जाएगा ना 290 वाला, क्योंकि कट ऑफ तो 300 है ना। कहाँ से कोई होगा? क्रश कर दिया जी। चोरी करवा रहे थे अंदर, देखे? हाँ देखे, अपने आँख से देखे। रूम नंबर 14 में तो कैमरा भी नहीं था। जो कोई बोलेगा कि हाँ हम कैमरा चेक करा लेते हैं, यहाँ नीचे आए तो एक इंसान एक उमर शीट को चेंज करके दूसरा उमर शीट दिया, हम उसको देख लिए हैं। 1-2 कैमरे नहीं चल रहे हैं, 1-2 कमरे में नहीं है, बाकी में सब में है। आपको अरे सब में था, उसी पर चोरी का आरोप लगाया जाएगा उसी रूम में। ये तो सुपरिटेंडेंट के द्वारा बताया जाएगा। सीसीटीवी 14 नंबर में है तो हाँ, सीसीटीवी 14 नंबर में है। हाँ, यहाँ के स्कूल वाले डायरेक्टर सर तो बोले कि है कैमरा लगा। आप देखे हैं? तो आपको तो देखना चाहिए था कि कहाँ सीसीटीवी लगा है। सीसीटीवी जिस क्लास में एग्जाम हो रहा था उसमें सीसीटीवी कैमरा लगा। बच्चों का आरोप है कि जो है ना एग्जामिनेशन सेंटर में जो है चीटिंग कराई गई है किसी की। अच्छा, क्या हुआ ना? सब बताइए तो सही। बच्चा एग्जामिनेशन सेंटर के जो इंचार्ज हैं उनके द्वारा कहा गया कि सीसीटीवी वगैरह लगा हुआ है। अगर ये बात जांच करा रहे हैं, जांच में यह बात प्रकाश में आएगी तो कार्रवाई की जाएगी। एनजीटी के निर्देश पर अब किसी भी रेलवे स्टेशन पर गंदगी फैलाने वाले यात्रियों को जुर्माना भरना होगा। नियम को सख्ती से पालन करने के लिए रेलवे ने भी कमर कस ली है। दरभंगा स्टेशन पर अब सफाई कर्मी मौजूद दिख रहे हैं। एनजीटी के नए निर्देश के अनुसार यदि आप स्टेशन से सफ़र कर रहे हैं रेलवे स्टेशन पर और यदि आप गंदगी फैलाते हैं तो आपको अब जुर्माना देना पड़ेगा। और हम अभी दरभंगा स्टेशन पर हैं। यहाँ कुछ लोग हैं जो यात्री हैं, आए हुए हैं। दरभंगा स्टेशन को चूँकि गंदगी में 1 नंबर आया हुआ था, जिसके बाद रैंक सुधारने की लगातार प्रयास हो रहा है। स्टेशन को साफ़ सुथरा भी रखा गया है, लेकिन जो यात्री आते हैं अभी उन्हें अभाव है जानकारी का कि गंदगी फैलाने के बाद उन्हें जुर्माना भी लग सकता है। अभी हमारे साथ एक यात्री हैं जो जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं आप? सर हम कलकत्ता जा रहे हैं। आपको पता है कि गंदगी फैलाने पर आपसे फाइन भी लिया जाएगा? नहीं सर, नहीं मालूम। आप गंदगी फैला रहे थे अभी? नहीं सर, बच्चा ही खा रहा था तो उठा के फेंके। हाँ जी सर। तो अभी नया निर्देश आया कि यदि गंदगी फैलाएगा तो आपको जुर्माना देना होगा। क्या कहते हैं, अच्छा है खराब है? सर है तो अच्छा, सही है, अब आगे से ध्यान रखिएगा। जी सर। तो अभी बता रहे हैं कि हमारी बच्ची जो है यहाँ गंदगी फैला दी थी, उसे हमने उठा के फेंक दिया है। तो एक तरह से कहें तो लोग अभी जानकारी नहीं है जुर्माना को, लेकिन सजग हैं और ये पहल को अच्छा पहल भी मान रहे हैं। विपिन कुमार दास, न्यूज़ 18 दरभंगा। गंदगी के लिए बदनाम गया जंक्शन की तस्वीर अब बदलने लगी है। यात्रियों का कहना है कि अब स्टेशन साफ सुथरा दिखता है और यहां व्यवस्था भी पहले से अच्छी है। गया ज्ञान और मोक्ष की भूमि है। यहाँ सैकड़ों सैलानी और पर्यटक यहाँ घूमने के लिए आते हैं। अभी हम इस वक्त खड़े हैं गया जंक्शन पर। गया जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर है और यहाँ पर देख सकते हैं कि साफ़ सफाई की बात करें तो यहाँ पर साफ़ सफाई की बेहतर व्यवस्था किया गया है। रेल प्रशासन के द्वारा डस्टबिन के इंतजाम किए गए हैं। लगातार यहाँ पर साफ सफाई अभियान चलते रहता है और कुछ महीनों के कुछ साल की बात करें तो यहाँ पर लगातार गंदगी का अंबार लगा हुआ रहता था। प्लेटफॉर्म की बात करें या फिर रेल पटरियों की बात करें, यहाँ पर लगातार यहाँ पर गंदगी का अंबार लगा हुआ रहता था। लेकिन इस वर्ष यहाँ पर गंदगी कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। कैसा व्यवस्था है यहाँ पर? यहाँ व्यवस्था पहले के अनुसार बहुत ही अच्छा है। पहले बहुत गंदगी रहता था, अब यहाँ पर बहुत साफ सुथरा दिखने के लिए मिल रहा है। पहले के अनुसार बहुत ही बेहतरीन है। साफ सफाई अच्छा लगता है और पहली बार आया है। साफ सफाई गंदगी लग रहा है? नहीं, सैनिटेशन ओके है, सब अच्छा लगता है। तो जो कोविड के बाद में तो टाइम मिला तो पैसेंजर बंद था, इसलिए टाइम मिला, पर साफ सफाई बहुत अच्छा है। बहुत भी फैसिलिटी अवेलेबल है गया स्टेशन पे। गया एक जानते वर्ल्ड का हेरिटेज साइट है। आपको बता दी गया अंतर्राष्ट्रीय स्थल है और अंतर्राष्ट्रीय स्थल होने के बावजूद गया में जो है वो लाखों देश विदेश से लोग यहाँ पर आते हैं और वो आने से पहले सबसे पहले वो अपना पहला कदम गया जंक्शन पर रखते हैं। गया जंक्शन पर कदम रखने के बाद वो से एक अच्छा अनुभव हो, इसके लिए रेल प्रशासन काफ़ी अच्छी व्यवस्था कर रही है। एलन लिली, न्यूज़ 18 गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिवसेना पर जमकर हमला बोला है।
उन्होंने कहा कि हम अपना वादा नहीं तोड़ते। बिहार का उदाहरण देते हुए अमित शाह ने कहा कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने का वादा किया था, जो पूरा किया गया। अमित शाह ने कहा कि बीजेपी ने पहले ही कहा था कि एनडीए को बहुमत मिलने पर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। चुनाव में बीजेपी को ज्यादा सीटें मिलने पर नीतीश कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री बीजेपी का बनना चाहिए। इसके बावजूद बीजेपी ने कहा कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। मैं आज महाराष्ट्र की जनता को कहने आया हूं कि आपने जो जनादेश दिया वो पवित्र जनादेश का अनादर कर एक पवित्र गठबंधन बनकर सत्ता की लालच के कारण यहां पर सरकार है। जनादेश क्या था? जनादेश का मोदी जी और देवेंद्र जी के नेतृत्व में यहां भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की सरकार, जो कहते हैं कि हमने वादा तोड़ा है। मैं इनको याद कराना चाहता हूं, भैया हम तो वादे पर खड़े रहने वाले लोग हैं। इस प्रकार के सफेद झूठ नहीं बोलते। बिहार में देवेंद्र जी इंचार्ज थे, हम चुनाव लड़े। बिहार में नीतीश जी हमसे ज्यादा सीटें लड़ते थे। हमारा वादा था कि एनडीए की सरकार बनती है तो नीतीश जी मुख्यमंत्री बनेंगे। हुआ ऐसा कि हमारी सीटें ज्यादा ही, उनकी सीटें कम आई। नीतीश जी ने राजनीति के हिसाब से कह भी दिया कि आप भाजपा का मुख्यमंत्री बनाइए, आपका अधिकार है, क्योंकि आपके एमएलए ज्यादा चुनकर आए। परंतु भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने निर्णय किया, प्रधानमंत्री जी ने निर्णय किया कि भारतीय जनता पार्टी वादे से नहीं मुकरती है और आज नीतीश कुमार जी। मैं कभी कुछ कमरे में नहीं करता, डंके की चोट पर कभी मैंने कमरे की पॉलिटिक्स नहीं की। मैं जनता के बीच में रहने वाला व्यक्ति हूं और नहीं रहता किसी से। जो होता है वो सबके बीच में धैर्य के साथ में बोलता हूं। और अब बात बिहार विधानसभा के भवन निर्माण के गौरवशाली 100 साल की। मौके पर कल विधानसभा के सेंट्रल हॉल में शताब्दी समारोह का आयोजन हुआ, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। यह समारोह साल भर चलेगा, जिसमें गणमान्य लोग उपस्थित होंगे। शानदार सेंचुरी, जबरदस्त जश्न, बिहार के गौरव के 100 साल, लोकतंत्र के मंदिर में महोत्सव। बिहार में लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में महोत्सव चल रहा है। जर्रे जर्रे को सलीके से सजाया गया है। भवन के भीतर तरह तरह के फूल महक रहे हैं, तो इमारत के बाहर शमा बिखेरी हुई है। मौका है बिहार विधानसभा के भवन निर्माण के 100 साल पूरे होने का। जलसा इसलिए भी जानदार है क्योंकि 7 फरवरी से शुरू हुआ यह जश्न अगले साल 7 फरवरी तक चलेगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद तक शामिल होंगे। आज तो शुरुआत की गई है और अनेक कार्यक्रम होंगे उसमें आदरणीय राष्ट्रपति जी भी आएंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी भी आएंगे। इन सब चीजों के लिए पूरे 1 साल तक इस तरह के कई प्रकार के कार्यक्रम चलाए जाएंगे ताकि सबको मालूम तो हो। नीतीश कुमार ने विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह का शुभारंभ किया। इस मौके पर स्पीकर विजय सिन्हा ने उन्हें शॉल और मोमेंटो भेंट किया। स्पीकर विजय सिन्हा ने साफ साफ कहा कि ये हमारा दायित्व है कि हम जनता का सेवा करें। लोकतंत्र यानी जनता का शासन। यहाँ जनता अपने प्रतिनिधित्व के माध्यम से शासन करती है। हम जनप्रतिनिधिगण वास्तव में आम जनता के प्रतिनिधि हैं। हमारा यह दायित्व है कि हम हमेशा इस राज्य की महान जनता के हित में कार्य करें। शताब्दी वर्ष समारोह के मौके पर बिहार के दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। उन्होंने भी जनता की सेवा को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। मैंने जो विगत 15 वर्षों में अनुभव किया है कि जो विधान बनाता है वो विधायक होता है
हम इसी पंक्ति को पढ़ते रहे हैं। इस शताब्दी वर्ष में विधायकों को अपने सार्वजनिक जीवन एवं व्यक्तिगत जीवन में इस तरह का व्यवहार रखना चाहिए जिससे उसमें आम लोगों की आस्था बढ़े। विधानसभा की गरिमा को हर स्थिति में बनाए रखना है। शताब्दी वर्ष समारोह पूरे साल चलेगा। अभी कई कार्यक्रम होंगे। पटना से दिवाकर के साथ आनंद अमृतराज और शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट।